गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन बात करें थोड़ा किसकी, साबुन। साबुन क्या था? तो अपन ने कहा उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। तो क्या कहा किसी का पहले साबुन? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। वसीय अम्ल क्या थे? तब आपके पास आया था लंबी श्रृंखला वाले या लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले COH समूह वाले अम्लों क्या कहते हैं? वसीय अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOH। ये क्या है, कैसे मिलोगे अपन आगे बता देंगे जब आर्टिकुलेशन कार्बोनिलेशन पढ़ेंगे, जहां R क्या होगा? लंबी हाइड्रो कार्बन संख्या। अब साबुन की परिभाषा आ गई। साबुन का अर्थ हो गया वसीय उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों क्या कहते हैं? साबुन। और साबुन है लवण है, इसका मतलब वही अम्ल और है क्षार मिलकर। दूसरा पॉइंट था आपके पास बड़ा साबुनीकरण। साबुनीकरण का क्या था? साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। क्या कहते हैं? साबुनीकरण। अब साबुनीकरण में साबुन बनाने के लिए किसकी वसा की किसके साथ मिलाते हैं? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसके साथ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तब आपके पास क्या बनता है? सोडियम या पोटेशियम का लवण प्लस क्या बनता है? ग्लिसरॉल। अब इसको समीकरण के रूप में आप देखो, वसा का सूत्र होता है CH2 COOR CH COOR CH2 COOR प्लस चाहे तो NaOH ले लो या इसके साथ क्या ले सकते हो? KOH। क्या बताया बेटा? RCOO Na कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल। ये हो गया वसीय अम्ल का सोडियम लवण प्लस CH2OH CHOH CH2OH। अब ये क्या हो गया बेटा? साबुन। क्या हो गया? साबुन, जिसका नाम क्या है? वसीय अम्लों का सोडियम या इसके स्थान पर क्या आ सकता है? पोटेशियम लवण। ये साबुन क्या हो गया? समीकरण। अब जो साबुन बनी है उसमें साबुन प्लस साबुन के साथ ये क्या है? ग्लिसरॉल का सूत्र है। अब ग्लिसरॉल को साबुन से पृथक करने के लिए इसके साथ क्या मिलाया जाएगा? इस विधि में क्या मिला दो? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मिला दो, तो साबुन क्या हो जाएगी? पृथक हो जाएगी। साबुन क्या हो जाएगी? पृथक हो जाएगी। तो साबुन में दो प्रकार के लवण होते बेटा, या तो हो गया RCONA वसीय अम्ल का सोडियम लवण, या दूसरा क्या हो गया बेटा? RCOO के वसीय अम्ल का पोटेशियम लवण।
अब वसीय अम्ल का जो पोटेशियम लवण बनता है वो किस प्रकार का साबुन होता है बेटा? मधु, मधु का मतलब मुलायम साबुन होता है, जिसका उपयोग किसके निर्माण में बेटा? शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम कौन सी होती है बेटा? दाढ़ी बनाने के लिए जो क्रीम लगाई जाती है उसे शेविंग क्रीम कहते हैं, उसका निर्माण करने के लिए, या आप घर में जो क्या काम लेते हो बेटा? शैम्पू काम लेते हो, उसका निर्माण करने के लिए कौन सा साबुन होता है वो बेटा? वसीय अम्ल का पोटेशियम लवण। जबकि दूसरा क्या होता है बेटा? वसीय अम्ल का सोडियम लवण। अब इसके साथ साथ आपने कुछ साबुन देखा होगा बेटा, क्या होती है? पारदर्शी होती है। क्या होती है? पारदर्शी होती है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ये आपके पास साबुन की परिभाषा, साबुन बनाने की विधि यानी कि साबुनीकरण। अब एक विशेष पॉइंट याद रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। साबुन केवल मधुजल में ही सफाई का कार्य करते हैं, जबकि कठोर जल में साबुन कार्य नहीं करता है। क्यों? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है? साबुन केवल मधुजल में ही कार्य करता है, अर्थात साबुन को अपन मधुजल के अंदर ही कपड़े धोने में यूज कर सकते हैं, कठोर जल में साबुन से कपड़े नहीं धोए जा सकते हैं। क्यों? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कठोर जल किसे कहते हैं। तो वह जल जिसमें Ca+ आयन व Mg+ आयन पाते हैं, ऐसे साबुन को क्या कहते हैं? तो ऐसे जल क्या कहते हैं? कठोर जल, या अपन कह सकते हैं कैसा पानी? खारा पानी। और मधुजल किसे कहते हैं? वह जल जिसके अंदर Ca+ आयन व Mg+ आयन नहीं पाते हैं, ऐसे साबुन क्या कहते हैं? सॉरी, जल क्या कहते हैं? मधुजल कहते हैं। अब साबुन मधुजल में तो कार्य क्यों कर सकता है और कठोर जल में कार्य क्यों नहीं कर सकता? तो कठोर जल अपने किसे कहा बेटा? कि वह जल जिसके अंदर Ca+ आयन, कैल्शियम आयन व मैग्नीशियम आयन पाते हैं, ऐसे जल क्या कहते हैं बेटा? कठोर जल कहते हैं। जब कठोर जल में अपन किसको उपयोग करते हैं बेटा? कपड़े धोने के लिए साबुन को यूज करते हैं। तो साबुन क्या है? RCO Na, सोडियम का वसीय अम्ल का सोडियम लवण। अब साबुन को जब कठोर जल में क्या करते हैं? यूज करते हैं, तो कठोर जल में पाए जाने वाली कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन वसीय अम्लों के सोडियम लवण में से सोडियम का क्या कर देते हैं बेटा? प्रतिस्थापन कर देते हैं, और प्रतिस्थापन करके उसके स्थान पर क्या बन जाता है बेटा? RCOCA। Ca की संयोजकता कितनी होता? 2। सोडियम की संयोजकता क्या थी? 1। इसलिए सूत्र यहां क्या बना? RCO है, जबकि यहां कैल्शियम की संयोजकता 2 है, तो क्या बनेगा? इसकी संयोजकता 2, इसकी पूरे की संयोजकता कितनी बेटा? 1। तो यहां तो 1 होने के कारण RCO है, और यहां संयोजकता इसकी कितनी है? 1, और इसकी कैल्शियम कितनी है? 2। तो वजन गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? RCO होल ट्वाइस Ca। तो क्या बन जाएगा? वसीय अम्ल का क्या बन जाता है? कठोर जल में वसीय अम्ल का कैल्शियम लवण बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम लवण। या इसके स्थान पर क्या बन सकता है वसीय अम्ल का बेटा? RCO और ट्वाइस मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 है, क्या बन जाएगा? वसीय अम्ल का मैग्नीशियम लवण। अब वसीय अम्ल का कैल्शियम लवण या वसीय अम्ल का मैग्नीशियम लवण जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है।
जिसके कारण साबुन को जब कठोर जल में उपयोग किया जाता है तो साबुन पानी के ऊपर तैरने लग जाती है या अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण कठोर जल से कपड़ों से मैले नहीं निकाला जा सकता है। क्वेश्चन बहुत सहायता तरीके से पूछ सकता है क्या? साबुन केवल मर्दजल में ही कार्य करती है या सफाई का कार्य करती है, कपड़ों से मैल हटाने का या गंदगी हटाने का कार्य करती है, जबकि कठोर जल में साबुन कार्य नहीं करता है। क्यों? तो सबसे पहली बात, कठोर जल किसे कहते हैं बेटा? वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयन पाए जाते हैं उस जल को क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। जब कठोर जल में साबुन का उपयोग करते हैं तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन में से सोडियम आयन का क्या करते हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है उसको हटा देते हैं, उससे उसके स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो उसके फलस्वरूप वसीय अम्लों के कैल्शियम या वसीय अम्लों के मैग्नीशियम लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? वसीय अम्लों के कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण बनते हैं। वसीय अम्लों के कैल्शियम या मैग्नीशियम जो लवण है वो जल में क्या है? एडमनशील है। जल में एडमनशील होने के कारण, जल में एडमनशील होने के कारण जब साबुन को कठोर जल में उपयोग किया जाता है तो साबुन क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है, ऊपर तैरने लग जाती है, जिसके कारण क्या होगा? उस कपड़े से अपन जिस कपड़े से कठोर जल के द्वारा मैल निकालने की कोशिश करते हैं उससे क्या नहीं निकलता बेटा? मैल नहीं निकलता। आगे बात समझ लो। अब शायद किसने ध्यान रखना, साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करती है जबकि मृदु जल में कार्य करती है? तो वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कठोर जल। कठोर जल में जब साबुन को उपयोग करते हैं तो साबुन में उपस्थित जो सोडियम आयन है उसका रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होता है? प्रतिस्थापन। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जिसके फलस्वरूप वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण हुए, मैग्नीशियम वसीय अम्लों के मैग्नीशियम लवण बनते हैं, जो जल में क्या है? एडमनशील होने के कारण जब कठोर जल में साबुन का उपयोग करते हैं तो साबुन क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है, अर्थात ऊपर तैरने लग जाती है, जिसके कारण कठोर जल में साबुन कार्य नहीं करता है। अब इस समस्या से बचने के लिए साबुन के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? अपमार्जक या डिटर्जेंट। अब अपमार्जक क्या है? जिसको सामान्य भाषा में अपन सरफ कहते हैं। तो अगला पॉइंट आता है क्या? अपमार्जक। अपमार्जक की परिभाषा याद रखिए बेटा, साबुन रहित साबुन को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। साबुन रहित साबुन को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। साबुन रहित साबुन को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। इसका मतलब अपमार्जक साबुन तो नहीं होता है, लेकिन काम किसका करता है? साबुन का करता है। वह पदार्थ जो साबुन नहीं होता लेकिन साबुन का काम करता है उसे क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। क्योंकि साबुन को किसका लवण था? वसीय अम्ल का, सोडियम या वसीय अम्ल का कौन सा लवण होता है? पोटेशियम लवण होता है। वसीय अम्ल का सोडियम या वसीय अम्ल का क्या करता? पोटेशियम लवण होता है। जबकि अपमार्जक है उसमें वसीय अम्ल के या पोटेशियम वसीय अम्ल के पोटेशियम या सोडियम लवण नहीं होते हैं। तब परिभाषा क्या बनती है? साबुन रहित साबुन क्या कहते हैं? अपमार्जक। जिसका अर्थ क्या है कि जो अपमार्जक है वो साबुन तो नहीं होता है लेकिन कार्य किसका करता है? साबुन जैसा करता है। अब जो अपमार्जक है वह वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण के न होकर इसके स्थान पर क्या होता है? सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। अब अपन ने कहा कि साबुन रहित साबुन को अपन अपमार्जक कहते हैं। जो साबुन को लेकर लेकिन काम किसका करेगा? अपमार्जक का कार्य, सॉरी साबुन का कार्य करता है, साबुन जैसा कार्य करता है। अब जो अपमार्जक है वो किसके बने होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के बने होते हैं, जिसका अणु सूत्र ROSO3-
Na+। ये तो हो गया अपना सोडियम एल्किल सल्फोनेट का सूत्र और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट C6H5SO3 Na। ये हो गया अपना सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो किसका सूत्र हो गया अपमार्जन का। अब अपमार्जन मधुमेह कठोर दोनों प्रकार के जल में कार्य करता है। क्यों? अब एक संसाधन ये बचता बेटा कि साबुन केवल मधुजल में ही कार्य करता है और अपमार्जन बेटा मधुमेह कठोर दोनों जल में कार्य करती है। क्यों? तो अब अपमार्जन मधुजल कठोर जल में कार्य क्यों करता है बेटा? जब अपमार्जन को किस में काम लेते हैं बेटा? कठोर जल में काम लेते हैं। तो कठोर जल में क्या पाया जाता है? Ca+ आयन वह Mg+ है आयन पाया है। जब अपमार्जन को कठोर जल में काम लेते हैं तो अपमार्जन के सोडियम आयन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है? कैल्शियम आयन द्वारा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम एल्किल सल्फोनेट के स्थान पर क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम एल्किल सल्फोनेट या मैग्नीशियम एल्किल सल्फोनेट बनता है। अब क्या काम बेटा करनी? ये आपके पास आ गया किसका अणुसूत्र है? RCOONA। RCOONA किसका अणुसूत्र आ गया? साबुन का। और ये आपके पास किसका आ गया? किसका अणुसूत्र आ गया? अपमार्जन का। अब इसको भी किसमें काम लेते हैं? कठोर जल में। और इसको भी किसमें काम लेते हैं? कठोर जल में। दोनों में क्या पाया जाता है? Ca+ आयन या Mg+2 आयन। और इसमें भी क्या पाया जाता है? Ca+2 आयन या Mg+2 आयन। अब कठोर जल में जब साबुन को काम लेंगे तो साबुन के Na+ आयन का Ca+ आयन या Mg+ आयन द्वारा क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगा। उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? RCO और ट्वाइस Mg या क्या हो जाएगा? RCO और ट्वाइस Ca+Ca। तो इस तरह तो क्या बन गया? जब साबुन को कठोर जल में काम करते हैं तो वैसे का मैग्नीशियम या वैसे का कैल्शियम यौगिक बनता है। और दूसरी तरफ कठोर जल में यहाँ काम लेते हैं तो क्या बनेगा? ROSO3- और ट्वाइस Ca या ROSO3- और ट्वाइस Mg। सोडियम पूरी करो। अब साबुन से क्या बना बेटा? कठोर जल में रिप्लेसमेंट क्या प्रतिस्थापन के फलस्वरूप वैसे होता मैग्नीशियम लवण या वैसे होता कैल्शियम लवण। और क्या बना? सोडियम एल्किल सल्फोनेट के साथ क्या बना? कैल्शियम एल्किल सल्फोनेट या मैग्नीशियम एल्किल सल्फोनेट। अब कैल्शियम या मैग्नीशियम वैसे मिलता कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण जल में क्या होगा? एब्रेसिव, जिसके कारण साबुन कठोर जल में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, टेढ़े लगेंगे, इसके कारण वो कठोर जल में कार्य नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ क्या बना बेटा? कैल्शियम एल्किल सल्फोनेट या मैग्नीशियम एल्किल सल्फोनेट जो जल में क्या है? घुलनशील। जल में क्या है? घुलनशील, जिसके कारण अपमार्जन को कठोर जल में काम लेंगे तो बनने वाले मैग्नीशियम या कैल्शियम एल्किल सल्फोनेट जल में घुलनशील होने के कारण ऑक्सीडेटिव नहीं होंगे और कपड़े से इसको मैल क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ये आपके पास इसका क्या आ गया?
n² आ गया। इसका क्या आ गया बेटा आपके पास है n²। अब तो फिर साबुन को अपन क्यों काम में लेते हैं? अपमार्जन को क्यों नहीं ज्यादा काम में लेते हैं? द्रव्य को फिर ज्यादा किसको काम में लेते हैं बेटा? अपमार्जन को काम में कम लेते हैं और साबुन को ज्यादा काम लेते हैं। तो अपमार्जन को जब यूज करता है तो अपमार्जन चलो कठोर जल में भी कार्य करता है, लेकिन उसके साथ में क्या बेटा समस्या है? जो अपमार्जक है उस अपमार्जक का जीवाणुओं द्वारा क्या नहीं होता बेटा? अपघटन नहीं होता है, और अपघटन नहीं होने के कारण अपमार्जक क्या उत्पन्न करते हैं बेटा? जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जिससे बचने के लिए जो कम साकित अपमार्जक है जैसे सोडियम एल्किल सल्फोनेट, कम साकित अपमार्जक का उपयोग करते हैं, क्योंकि कम साकित लंबी संख्या में कम साकित अपमार्जक का जीवाणु क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं, जिसके कारण इससे क्या नहीं उत्पन्न होता है? प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। ये आपके पास क्या आ गया? साबुन और अपमार्जक। अब इस लेसन का लास्ट करता है साबुन में अपमार्जक दोनों किसका निर्माण करके बेटा? मिसेल का निर्माण करके सफाई का करते हैं। अब अपन ने क्या कहा? साबुन व अपमार्जक दोनों किसका निर्माण करके बेटा? मिसेल का निर्माण करके सफाई का कार्य करते हैं। अब मिसेल को एक बार मारवाड़ी शब्द से पकड़ो बेटा। मिसेल का मतलब क्या होता है? धावला, यानी कि धावला निर्माण करके अपमार्जक व साबुन क्या करते हैं बेटा? सफाई करने का कार्य करते हैं। अब दूसरी तरफ जो कपड़े पे गंदगी या धब्बा या जिसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा? मेल, कपड़ा मैल लग जाता है। ये मैल सदैव कौन सी पदार्थ का बना होता है? वसीय पदार्थ का बना होता है। जब तक अपने कपड़ों पर कोई वसीय पदार्थ नहीं लगेगा तब तक कपड़ों पर क्या नहीं लगेगा बेटा? मैल नहीं दिखेगा। वसीय पदार्थ का मतलब कैसा बेटा? तेलीय पदार्थ। अब अपन शर्ट पहनते हैं, शर्ट की कॉलर पीछे से क्या हो जाती है बेटा? मैली हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? अपने शरीर से जो तेलीय पदार्थ निकलता है वो कपड़े पे लग जाता है, और कपड़े पर लगने के पश्चात उससे मिट्टी के उपकरण वगैरह लग जाते हैं, तो उसके कारण वो कपड़ा आपको कैसा दिखाई नहीं देता बेटा? मैली दिखाई देने लगता है। अब साबुन और अपमार्जक दोनों किसका निर्माण करके? मिसेल का निर्माण करके किसका कार्य करते हैं? सफाई का कार्य करते हैं। सफाई करने को अपन कहते हैं कि साइंस कार्य में विज्ञान का समझना अपमार्जन। अपमार्जन करना, अपमार्जन करने का मतलब है कपड़े से मैल को क्या करना? हटाना। तो अब आपके पास अपन ने कहा कि साबुन और अपमार्जक दोनों सफाई का कार्य किसका निर्माण करके बेटा? मिसेल का निर्माण करके करते हैं। तो अगला पॉइंट आपसे परीक्षा में क्वेश्चन का बनेगा बेटा, मिसेल का निर्माण व अपमार्जन। मिसेल का निर्माण व अपमार्जन। अब देखो बेटा, सबसे पहले सफाई करने के लिए सफाई करने के लिए पानी में क्या डालते हो? साबुन डालते हैं। साबुन का अणुसूत्र क्या है? RCONA, जहां R क्या था बेटा? लंबी हाइड्रोकार्बनिक संरचना। अब
सफाई करने के लिए पानी में क्या डालते हैं, साबुन डालते हैं। तो साबुन का अणु जल में क्या हो जाता है बेटा, आयन या आयनिक हो जाता है, अर्थात इसमें टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। इसका मतलब ये आपके पास बेटा साबुन, इसको किसमें डाला हमने, H2 में डाला, तो RCl बेटा किसमें टूट जाएगा, RCO माइनस प्लस है, सोडियम पर क्या आएगा बेटा चार्ज, और साइड में आएगा धनात्मक। अब यहाँ आ क्या आएगा, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, तो अपन इसको यूं कर सकते हैं, यूं दर्शा दें। अब इस साबुन का ये क्या हो गया बेटा, पूरा ऋणायन हो गया, और ये इसका क्या हो गया, धनायन। अब इस साबुन के ऋणायन में दो सिरे हो गए, ये हो गया बेटा हेड यानी कि सिर, और ये वाला भाग हो गया बेटा पूंछ या पैर। अब जो साबुन की ऋणायन का हेड सिरा है वो क्या होता है बेटा, जलरागी, और ये सिरा क्या होता है, जल विरागी। जलरागी का क्या है, जल में घुलनशील, और जल विरागी का मतलब जल में क्या है बेटा, जल में अघुलनशील। जो सिरा जल में अघुलनशील होता है वो बेटा कौन से पदार्थ में, तेलीय पदार्थ में क्या होता है, घुलनशील होता है। तेलीय पदार्थ में क्या होता है, घुलनशील होता है। अब ये वो आपके कपड़े का बेटा क्या है, मैल तेलीय पदार्थ का धब्बा है। इस पर अपन ने क्या लगाया बेटा, साबुन प्लस ऊपर क्या डाला, पानी। पानी डालते ही साबुन क्या हो जाएगा बेटा, आयनन, और आयनिक होकर उसका ऋणायन और धनायन बनेगा। ऋणायन में कितने सिरे हो जाएंगे, दो सिरे। कौन कौन से, पूंछ और हेड वाला भाग। पूंछ वाला भाग जल विरागी होता है, हेड वाला भाग क्या होता है, जलरागी। जलरागी इसका मतलब जल में घुलनशील, और जल विरागी क्या होगा, जल में तो अघुलनशील है लेकिन तेलीय पदार्थ में क्या है, घुलनशील। अब जो मैल है वो भी कैसा पदार्थ है बेटा, तेलीय पदार्थ है। तो साबुन के ऋणायन या साबुन के अणु के ऋणायन किससे जुड़ जाएंगे बेटा, किससे जुड़ जाएंगे, मैलीय पदार्थ से जुड़ जाएंगे। और मैलीय पदार्थ से जुड़ने के कारण साबुन के ऋणायन साबुन के चारों तरफ गोलाकार क्या बना देंगे बेटा, संरचना बनाएंगे, जिसका ऋणायन भाग या जल विरागी सिरा कहाँ, बाहर की तरफ, और जल विरागी सिरा किसमें हो जाएगा, मैलीय पदार्थ में। तो इस प्रकार साबुन के अणु मैलीय पदार्थ के चारों ओर एक गोलाकार संरचना बना लेते हैं। इस गोलाकार संरचना को ही क्या कहते हैं बेटा, मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण करने के पश्चात उसमें अपन क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालने के कारण जो जलरागी सिरा है वो जल की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, और आकर्षित होने के कारण ये मिश्रण जल की तरफ क्या होगी, मुंह करेगी। मुंह करने के कारण जो कपड़े के साथ क्या लगा बेटा, मैलीय या तेलीय पदार्थ लगा हुआ है वो भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, अपमार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपमार्जन कहते हैं। ये ऋण हो गया, ध्यान रखना। और ये क्या हो गया, मैलीय पदार्थ। इसके साथ ये लेसन बेटा क्या हो गया है, कंप्लीट। थैंक्स। इसके जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप कर लेना। और अब 3 लेसन आपकी केमिस्ट्री में हो गए हैं, 1 लेसन बचा है। इन 3 लेसनों का मैं कभी भी आपको टेस्ट के लिए बोल सकता हूँ। थैंक्स।